हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो पिछले बार तो आपका क्लास साइंस की नहीं हो पाई थी, तो ये केमिस्ट्री में यानी कि 2020 का फर्स्ट सेटिंग में जो केमिस्ट्री में जो सवाल आया था, इंपॉर्टेंट सवाल, उसका मैं सवाल और जवाब दोनों यहाँ पे आपको पेश करूँगा। और फिलहाल कुछ सवाल है 2 नंबर का और कुछ सवाल है आपका 5 नंबर का, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। मैं आपके लिए हर तरह के वीडियो ला रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। इंग्लिश थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, इंग्लिश के लिए भी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग भी बता रहे हैं इंग्लिश के लिए सर कीजिए, तो उसके लिए भी करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी है, बस कुछ दिन बाद उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? विस्थापन मतलब यहाँ पे एकल विस्थापन। जब विस्थापन लिखा जाए तो समझ लेना कि एकल बोल रहा, तो एकल विस्थापन या विस्थापन अगर बोले तो समझना एकल के बारे में बोल रहा। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना पड़ेगा। तो पहले विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है। यानी कि वैसी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या करते हैं? विस्थापित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। विस्थापन का मतलब होता है इसको यहाँ से वहाँ कर देना। जैसे देखिए, फेरस लोहा है और कॉपर सल्फेट है, तो लोहा जो है ना ये कॉपर को हटा देगा, लोहा जो है कॉपर को हटा देगा, और लोहा किसे जाकर मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट के जाकर मिल, फेरस सल्फेट के जाकर, ये जो फेरस लोहा है जो है वो सल्फेट के साथ जाकर मिल जाएगा। तो फेरस सल्फेट हो गया और कॉपर हो गया अलग। तो देखिए विस्थापन हुआ, इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। सवाल में आ सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको एकल विस्थापन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, वही सेम है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे एक चीज विस्थापन हो रहा, एक हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा ना, यहाँ भी रहेगा कोई यौगिक, ये तो धातु है, यहाँ पे यौगिक है, तो धातु विस्थापन कर देगा किसी एक को। लेकिन जब द्विविस्थापन होगा तो 2 होगा। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान क्या करता है? अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सभी सवाल को नोट कर लीजिए इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे NaCl है, AgNO3, तो Na चल जाएगा NO3 के साथ, Na चल जाएगा यहाँ चल गया, NO3 के पास चल गया, और ये Cl चल गया Ag के साथ, यानी कि ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। विस्थापन क्या है? एक दूसरे को अदला बदली कर लिया, आयन का क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। Na चला गया, NaNO3 चल गया और AgCl चल गया, यानी कि नमक का है Na सूत्र, सिल्वर नाइट्रेट का है, ये AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है, सब्जेक्टिव अगर आएगा तो ऐसे ही लिखना है। तो सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख लेना, डिफिनेशन लिख देना है, उसका यहाँ पे परिभाषा ये मतलब उदाहरण बता देना। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया सिंपल सा सेम इसी तरह, सिर्फ यहाँ पे 2 यौगिक होगा, 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है या परमाणुओं का आदान प्रदान करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आदान प्रदान करने के बाद एक नया परमाणु, नया यौगिक का निर्माण करता है। देख रहे हैं, यहाँ आदान प्रदान किया, Na नमक था और क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड बन गया, अलग बन गया। AgNO3 था, ये चला गया इसके साथ, तो अलग जाके बन गया। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हुआ? विस्थापन किया। तो जिसमें 2 रासायनिक अभिक्रिया मतलब 2 यौगिक अपने अपने जो है आयनों का आदान प्रदान करेगा, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस सवाल को लिखें, तो इंपॉर्टेंट सवाल है और कोई खास सवाल भी दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए, निम्न अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में आपको बताया था, तो ये देखिए यहाँ पे संतुलित करके ही आंसर मैं बता रहा हूँ कि संतुलित किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लगाया गया है। संतुलित करने आता है ना आपको? जी आता होगा। तो देखो ये जो सवाल था ना, ये जो सवाल था ऐसे यहाँ तक था, ये 2 नहीं था, तो 2 हमको लगाना पड़ा। जो संतुलित करने के लिए बोला गया, तो 2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 2 लगाएं। क्यों लगाएं? संतुलित क्या करते हैं? दोनों तरफ मिलाते मैच करते हैं। यहाँ देखो, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। अब क्लोरीन यहाँ पे तो 1 ही था, फिलहाल हम तो लगाया है ना, क्लोरीन 1 ही था, तो हम क्लोरीन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिए। तो यहाँ से क्लोरीन भी 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया, और यहाँ तो क्लोरीन 2 ही है। फिर देखो यहाँ भी जब सोडियम 2 हो गया तो यहाँ तो Na2 लिखा हुआ है, पहले से भी लिखा हुआ है Na2। ठीक है, फिर देखो सल्फर कितना? 1 है, सल्फर कितना? 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। सबको अलग अलग तोड़ तोड़ के करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए? यहाँ तो कुछ भी नहीं होया, CaOH2 और CO2 और CaCO3, ये आपका सेम ऐसे लिखा हुआ मिला लेते। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है ना। ऑक्सीजन कितना है? 2 है,
और 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 हो गया। और देखो ऑक्सीजन 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 है। अच्छा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CaCO3, यहाँ कार्बन 2 दिख रहा है ना। सॉरी कार्बन, ये तो कैल्शियम है ना, ये तो कैल्शियम है, कार्बन थोड़ी ना है। कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, हो गया। तो कार्बन यहाँ 1, यहाँ 1, बाकी तब सब दिया हुआ है। तो संतुलित जब भी करना है तो दोनों तरफ मिलाइएगा। और जब संतुलित नहीं रहेगा तो संतुलित करने के लिए जैसे बाहर में लगाना होगा, बीच में नहीं लगा सकते। जब भी लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, 2 3 जो भी संख्या से गुना करके हम बराबर करेंगे, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, आपके हिसाब से। अब यहाँ पे 2 लगाए तो देखो Na2 पहले से था, Cl2 पहले था, तो सोडियम को 2 बनाना था, क्लोरीन को 2 बनाना था, तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए, बन गया। देखो नेक्स्ट सवाल है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के साथ लिखिए। तो देखो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से क्या कौन सी गैस निकलती है? और हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखेंगे, जब भी धातु के साथ अभिक्रिया होगा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, किसके साथ? धातु के साथ किसकी अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया होगा, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में भी बन सकता है, थोड़ा सवाल को घुमाने के लिए ऐसा सवाल पूछ सकता है कि धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। उदाहरण देखिए, जिंक लिखा और क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है। ये धातु है और ये अम्ल है। इसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक किसको चलेगा? यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन जो था बेचारा वो अलग हो गया। तो वही हो गया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखा, यही पूछ रहा, उदाहरण देके बोला था, उदाहरण देख लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल देखिए नेक्स्ट, चौथा नंबर सवाल, कठोर जल के मृदु करने के लिए, तो कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका नाम, उसका नाम बताइए। तो कठोर जल के मृदु करने के लिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम यौगिक का उपयोग किया। सोडियम यौगिक मतलब जिसको सोडियम जिसके साथ मिलकर बनाना है उसको सोडियम यौगिक बोलते हैं। तो सोडियम किसके साथ मिलकर बना? कार्बोनेट के साथ। तो याद रखें, देखिए ऐसा सवाल है, 2 नंबर का सवाल आएगा। एक लाइन यहाँ से तक लिखिएगा, 2 नंबर आपके हक में हो जाएगा, आप एकदम मुबारकबाद के लायक हो जाओगे। तो कठोर जल, अगर जो जल कठोर है उसको मृदु करने के लिए हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट यौगिक का इस्तेमाल करेंगे। हो गया हमारा आंसर, 2 नंबर मिल जाएगा फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो, एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो एनोडीकरण एक होता है जस्तीकरण। ये दोनों होता है जो किसी चीज़ पर जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने की प्रक्रिया, एनोडीकरण और जस्तीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो फिलहाल आपसे पूछा कि एनोडीकरण क्या है। देखिए एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम की बनी एक साफ वस्तु। अब एनोडीकरण हमको समझाना पड़ेगा ना, एनोडीकरण है क्या। तो एल्युमिनियम की बनी एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर एवं तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटन के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी कि देखते हैं इस तरह का फिगर बना रहता है, किताब में देखोगे इस तरह का फिगर बना हुआ है बाल्टी टाइप का, और यहाँ पे एक छड़ रख दिया, एल्युमिनियम का छड़, एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटन के रूप में, वैद्युत अपघटन से बिजली प्रवाहित करके उपयोग करके विद्युत धारा का करते प्रवाहित करते हैं। एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो एल्यूमिनियम के साथ संयोग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है, जिससे धातु का संरक्षण होता है। तो एल्यूमिनियम को देखते हैं, अगर एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ऑक्साइड हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एनोडीकरण करेंगे। क्या करेंगे? एनोडीकरण करेंगे। तो एल्यूमिनियम का एक रड ले लेंगे, एक साफ एल्यूमिनियम ले लेंगे, उसको एनोड बना लेंगे, एनोड एक छड़ बना लेंगे, ठीक है। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है, जो बैटरी का पानी है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटन के रूप में क्या करेंगे? उपयोग करके विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। मतलब इस तरह बाल्टी में रखेंगे विद्युत इसको, और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और यहाँ पे एनोड का छड़ रहेगा। तो एनोड पर क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, जो ऑक्सीजन लगा था एल्यूमिनियम के साथ, वो ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम के साथ संयोग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है, जिससे धातु का संरक्षण क्या होता है? दूर होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को वैद्युत अपघटन करते हैं। तो इस पर क्या होता है? जो एल्यूमिनियम जो हमारा एनोड वाला जो छड़ होता है जी, उस पर क्या होता है? ऑक्सीजन आके जम जाता है। जब ऑक्सीजन आके जम जाएगा तो बाहरी संरक्षण से क्या होगा? बच जाएगा। उसको बोलते हैं एनोडीकरण। जैसे जस्तीकरण क्या कहते हैं? जस्ता को चढ़ाते हैं, है ना, कोई तांबा या
कोई लोहा का कोई सामान है, उसको जो उस पर जस्ता जिंक चढ़ा दिए तो जस्तीकरण बोलते हैं। इस पर एनोडीकरण कर दिए, इनकी एनोडीकरण कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित करके सल्फ्यूरिक अम्ल में जब ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पर मुक्त नहीं, कहाँ पे निकलते हैं, एनोड पर। और एनोड पर मुक्त होकर क्या होती है, जो एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रुप है जो है उस पर एक परत बन जाता है। एल्यूमिनियम के साथ जो है ना परत लगता है देखने में एल्यूमिनियम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक परत बन जाता है। और जब परत बन जाएगा तो धातु का संरक्षण क्या होगा, रुक जाएगा। धातु का मतलब नुकसान नहीं होगा कुछ, वो कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखें, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा। जब जिंक यानी कि जस्ता को अगर आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होता है, अभिक्रिया के साथ बताइए। यानी कि जब अभिक्रिया बोलेगा, अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र भी लिखिए तो लिखना पड़ेगा। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट बनता है। देखिए ये जिंक है, आयरन सल्फेट का सूत्र जानते हैं FeSO4 होता है, FeSO यानी कि फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। आयरन मतलब फेरस लोहा है ना, तो जिंक हो गया Zn और फेरस सल्फेट, तो ये क्या एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। जिंक जो है फेरस सल्फेट, जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल गया तो जिंक सल्फेट बन गया और लोहा क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही बोल रहा जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, तो लिखेंगे जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और आयरन जो है अलग होता है। अब इसी को हमको ये लिखने बोल रहा था, ये रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख दिए। तो ये समीकरण अगर आप याद रखते हैं तो ये तो खैर ऐसा ही याद हो जाएगा। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन जो अलग हो जाता है। देखो जी यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपेपेन, ब्रोमोप्रोपेन एवं प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र लिखें। अब आपको यहाँ पे देखो ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र जानते हैं, तो प्रोपेन जो एथेन मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन होता है ना, वही कैटेगरी का है, CnH2n+2 जो फॉर्मूला है। तो प्रोपेन के पहले सूत्र लिख लीजिएगा। प्रोपेन के सूत्र क्या होता है, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन आ रहा है ना, तो कार्बन 3 लिख लेंगे, हाइड्रोजन अरेंज कर लेंगे। चूंकि कार्बन का 4 संयोजकता पूरा होगा ना, 4 यहाँ से तो हुआ और हाइड्रोजन भी पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ दोनों मिल के हो रहा है, ये हाइड्रोजन कार्बन मिल के हो रहा। तो लास्ट वाला जो इधर बचेगा उसमें ब्रोमो लगा देंगे तो क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन होगा। हो सकता है यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन दे सकता है, तो सिर्फ Cl लिख देंगे तो क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। आया समझ में, यह है क्या IUP संरचना सूत्र है। क्या है, संरचना सूत्र है। कभी कभी तो सवाल ऐसे ही दे देगा और बोले इसका IUP से नाम लिखिए, तो IUP से नाम कैसे लिखेंगे, 3 चीज देख रहे, 3 कार्बन, तो तीसरा नंबर पर क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्रो पड़ेगा नहीं, मेथ एथ प्रोप, तो तीसरा में प्रोप आ जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पे देखो ब्रोमो है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोल लेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र याद कर लीजिए। इस तरह से ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो ब्यूटेन सब हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला रहेगा एथेन मिथेन ब्यूटेन का, प्रोपेन का, हेक्सेन का, सब में ब्रोमो जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा। और लास्ट में हाइड्रोजन को हटा के खाली Br जोड़ेंगे, बन जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है, तो ब्रोमो करके जो भी हो, एथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्रोमो भी रह सकता है और क्लोरो भी रह सकता है। क्लोरो लगा तो Cl लगा देंगे, ब्रोमो तो Br लगा देंगे, तो जो भी हो मिथेन इथेन हेक्सेन हेप्टेन जो भी रह सकता है, सिर्फ उसको सूत्र आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे Br या Cl लिख दीजिएगा। ब्रोमोनोन, नोन मतलब क्या, ये कीटोन ग्रुप का है, कीटोन तो कीटोन में क्या देखिए ये निशान होता है कीटोन का। तो कार्बन के यहाँ पे 2 तो ले लिया और 2 यहाँ से 4 हो गया ना, इसलिए इधर कुछ नहीं लिखा गया। कीटोन का ये होता है आपका क्रियाशील समूह होता है ना कीटोन का, ये होता है, कहाँ गया उल्टा बना दिए, ये कीटोन का क्रियाशील समूह है ये कीटोन का। तो ये हम कार्बन पे दे दिए, कीटोन बन गया। तो कार्बन तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया इधर पूरा, ये देखो 1 2 3 4 पूरा हो गया, ये 4 पूरा हो गया। और यहाँ पे प्रोपेनोन, तो प्रोपेन लिखे ना, प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन में तो 3 कार्बन आएगा, 3 कार्बन दे दिए। अब प्रोपेनोन लिखा मतलब कि कीटोन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। तो कीटोन के लिए हम ये वाला यहाँ पे ऐड करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, हमको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिए और ये कीटोन का यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरह से आप प्रोपेनोन और ब्रोमोप्रोपेन इस तरह से बनाने आपको आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आपका सवाल जो है वो लॉन्ग सवाल है। देखिए सवाल क्या बोलता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक का मिलेगा। वाह, अब 5 अंक आपको मिलने वाला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके बनाने का विधि बताइए एवं गुण उपयोग सब लिखना है बेकिंग सोडा का। तो देखिए सवाल जाओ, देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों नाम है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको धोने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेकिंग सोडा का विधि बोलिए। अमोनियम गैस से संतृप्त है ना,
क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस से संतृप्त, सॉरी यहाँ पे बेकिंग सोडा है ना, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया ना, तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा का नाम हो गया, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का विधि देखिए कैसे बनाते हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त नमक के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा। खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। और धोने वाला सोडा बोलते हैं धोवन सोडा, जिसका फॉर्मूला ये था सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3, ठीक है, समझ गए। तो क्या करते हैं, अमोनिया गैस से संतृप्त नमक के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कौन सा बेकिंग सोडा बनेगा। देखिए NaCl है, H2O है, CO2 है और ये NH3, ये अमोनिया गैस है, ये नमक है, ये H2O क्या है, जल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये नहीं बोल रहा, जब नमक को अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस है, जब नमक जलीय विलयन हो गया से क्या कर CO2 गैस प्रवाहित किया, CO2 गैस प्रवाहित किया तो क्या बन गया, NaCl बन गया और NaCO3 बन गया। ये तो है NaCO3 बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं NaCO3। तो ये अलग हो गया, ये बन गया। अब इसका गुण क्या है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है, पहला गुण है। दूसरा गुण यह अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण नहीं उसका उपयोग बोला था ना, इसका उपयोग, सॉरी, इसका उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में भी इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर में पकवान बनाने के लिए, हाँ जी, क्या बोलते हैं, पूड़ी या कुछ और बनाने के लिए हम लोग जो फूल जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसको सोडा आमतौर की भाषा में सोडा बोल देते हैं, सोडा। और सोडा वो खाने वाला सोडा ये बोलते हैं, धोने वाला सोडा नहीं बोलते, खाने वाला सोडा। तो मिस्टेक मत, दोनों दिखता है सेम, वाइट दिखेगा, दोनों सफ़ेद दिखेगा, लेकिन मिस्टेक मत करना, खाने वाला नहाने में कर देना, नहाने वाला खाना में ऐसे मत करना, ठीक है। ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। तो इसका उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में पहला बात है पेट की अम्लता को दूर करता है, क्योंकि अम्ल को उदासीन बनाता है तो पेट की अम्लता को दूर करता है। अग्निशामक यंत्र होता है ना, जो आग लग जाता है तो आग कैसे बुझाता है, अग्निशामक यंत्र में। और रसोई घर में जो पकवान वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो गुण याद हो गया, ये याद हो गया, इसको बनाने के तरीके याद कर लो, 5 नंबर एकदम आराम से मिल जाएगा। और ये है आपका, ये देखें मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें, मिश्र धातु के 3 उपयोग को लिखें। देखिए जी, इतना सा सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा 2 या 2 से अधिक धातुओं, एक मिनट ये कॉपी छोटा हो रहा, हाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक धातु मिल जाता है, या तो फिर एक धातु या एक अधातु अगर समांग मिश्रण, मतलब समांग मिश्रण समझ, सेम समांग मिश्रण को मिल जाता है तो उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल पूरा 2 उदाहरण दीजिए, तो 2 उदाहरण में क्या हो गया, पीतल ब्रोंज। पीतल क्या है, पीतल और तांबा का, टीन और टीन और शीशा का ब्रोंज बन जाएगा। तो याद रखेंगे पीतल और ब्रोंज ये क्या है, मिश्र धातु है। और भी मिश्र धातु आपको मिलेगा, सोल्डर मिलता है, सोल्डर मिलता है, ड्यूरालुमिन मिलता है, ये सब मिश्र धातु का उदाहरण है। इसका उपयोग देखिए, नालियों तथा कारतूस बनाने में, मूर्तियाँ सिक्का मशीन के निर्माण में, चूँकि बोला ना 3 ही उपयोग लिखने बोल ही रहा, तो जान लीजिए, मूर्तियाँ तथा सिक्का मशीन बनाने के लिए, वायुयान के ढांचे है ना, ढांचा होता है ना, जो बॉडी उसका, वायुयान एरोप्लेन का जो ढांचा होता है, रसोई घर के सामान इत्यादि बनाने में जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्यों नहीं कि मिश्र धातु में तो बहुत सारे, जैसे कि ड्यूरालुमिन आ जाएगा, ड्यूरालुमिन में ज़्यादा करके 95% जो है एल्युमिनियम पाता है। ड्यूरालुमिन में 95% Al पाता है एल्युमिनियम में, बाकी और भी धातु पाता है। तो एल्युमिनियम, तो सिंपल से जान, ड्यूरालुमिन का उपयोग वायुयान के ढांचे वगैरह बनाने में। तो ड्यूरालुमिन एक तरह से क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। तो मिश्र धातु इस तरह बनाया जाता है। पीतल मतलब बर्तन बनाने में भी मिश्र धातु को इस्तेमाल करें, मूर्ति बनाने में देखते हैं, मूर्ति वगैरह ब्रोंज का बना होता है मूर्ति, है ना। तो याद रखेंगे, नालियाँ और करतूस बनाने में, मूर्तियाँ सिक्का बनाने में, मूर्तियाँ या सिक्का, यहाँ पे मूर्तियाँ या लिखेंगे, दोनों उपयोग है। मूर्तियाँ या सिक्का बनाने में, वायुयान के ढांचे बनाने में, रसोई घर के सामान इत्यादि बनाने में, ये सब आपका किसका उपयोग किया था, मिश्र धातु का उपयोग किया गया है। समझ में आ गया। देखो 5 नंबर का सवाल लघु और दीर्घ, मैंने आपको दोनों सवाल बता दिया है।
आपको अगर ये समझ में आ गया तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे बताइए जरूर, नीचे लाइक कीजिए, लाइक का बटन दिया हुआ, लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा, और कमेंट करके भी अपने इजहार ख्यालात का आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।